आज घर आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे थे। वेलकम होम मम्मी। आपको पता है आज कौन आया है? दिलीप अंकल आए हैं। हमें उनके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आप भी हमारे कमरे में आ जाओ, कहकर अमर और समर अपने कमरे में भाग गए। आ गई बेटी तू? दिलीप बड़ी देर से तेरे इंतज़ार में इन दोनों की शरारतें झेल रहा है, माँ ने बगैर रसोई से बाहर आए कहा। हालांकि दिल्ली रिश्तेदारों से अटी पड़ी थी, लेकिन अभी तक किसी दिलीप से तो कोई रिश्ता जुड़ा नहीं था। पापा और बच्चों के साथ एक सुदर्शन युवक कैरम खेल रहा था। निशा को याद नहीं आया कि उसने उसे पहले कभी देखा है। निशा को देखते ही युवक शालीनता से खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, समर अमर चिल्लाए, आप गेम बीच में छोड़कर नहीं जा सकते अंकल, बैठ जाइए। इनकी बात मान लेने में ही इज्जत है बरखुदार। जब तक यह खेल ख़त्म होता है तू भी फ्रेश हो ले बेटी। दिलीप को हमने रात के खाने तक रुकने को मना लिया है, रमेश जी चहके। वैसे मैं निशा जी का सिर खाए बगैर जाने वाला भी नहीं था, दिलीप ने हंसते हुए कहा। किस खुशी में भाई? निशा पूछना चाह कर भी ना पूछ सकी और मुस्कुराकर अपने कमरे में आ गई। जब वह फ्रेश होकर बाहर आई तो बाई चाय लेकर आ गई। चाय की प्याली लेकर वह ड्राइंग रूम में बालकनी में आ गई। मे आई जॉइन यू? कुछ देर के बाद दिलीप ने आकर पूछा। प्लीज़? निशा ने कुर्सी की ओर इशारा किया। नाम तो आप सुन ही चुकी है। काम रश्मि के साथ करता हूँ। यह हमारी बैंक की शाखा खुल रही है, इसीलिए उसी सिलसिले में आया हूँ। आपका पता रश्मि ने दिया? रश्मि? निशा ने भौहें चढ़ाई। रश्मि आपकी मौसेरी बहन। ओ रश्मि, आभा मौसी की बेटी, निशा ने खिसिया कर कहा। कई साल हो गए मिले हुए, इसलिए एकदम पहचान नहीं सकी। और उसने मेरा पता भी याद रखा। अता पता ही नहीं, रश्मि को तो आपके बारे में सब याद है। अक्सर आप लोगों की बातें करती रहती हैं। मेरी तो खैर क्या बात करेगी। हाँ, बच्चों की शरारतों के बारे में शायद माँ ने मौसी को बताया हो, लेकिन रश्मि तो आपके बचपन से चल रहे फेयरी टेल रोमांस, शादी और फिर शहजादे के मेढक बनने वाले दुखद अंत की बात करती रहती है, दिलीप ने बेझिझक स्वर में कहा। कमाल है, जहाँ हम नहीं पहुँचे हमारे चर्चे जा पहुँचे। वैसे उसे कुछ खास मालूम नहीं होगा। जितना भी मालूम है उसकी वजह से उसने कभी शादी ना करने का फैसला किया है, दिलीप ने बात काटी। निशा ने चौंक कर दिलीप की ओर देखा। तो यह वजह है मुझसे मिलने आने की? बगैर असलियत जाने या मुझसे मिले ऐसा फैसला लेना तो सरासर हिमाकत है। मैंने अनीत को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका दो मुहा व्यक्तित्व था, सबके सामने कुछ और अकेले में कुछ और। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी वह पूर्वाग्रहों से ग्रस्त था, जो शादी के बाद एकांत मिलते ही उभरने लगे थे। वह बेहद बददिमाग था और गुस्से में उत्तेजित होकर कुछ भी बोल और कर सकता था। गुस्से का आवेग शांत होते ही वह अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित होता था, पश्चाताप करता था, लेकिन इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास जाने से कतराता था। यह जानने के बावजूद कि मेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं, मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया, क्योंकि मैंने सोचा कि बाप बनने के बाद शायद अपनी जिम्मेदारियां समझकर वह अपना इलाज करवा ले। बच्चों से बेहद लगाव होने के बावजूद अनीत का व्यवहार नहीं बदला। इससे पहले कि बच्चे उसके गुस्से का शिकार बनते और किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते, मैं अनीत से अलग हो गई। मेरी खुद की तो बढ़िया नौकरी है ही और माँ बाप का संरक्षण भी है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। अनीत एक मानसिक रोगी है, इसलिए बजाय नफ़रत के मुझे उससे हमदर्दी है। ना ही मेरे दिल में पुरुषों, प्यार या शादी को लेकर कोई कड़वाहट है। तो फिर रश्मि किस खुशी में मेरे नाम पर शहीद हो रही है? निशा ने हंसते हुए पूछा। दिलीप भी हंस पड़ा। यह तो रश्मि ही बता सकती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई ज़िंदगी में गलत फैसले ले। मेरा रश्मि से मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि रश्मि आपकी बातों पर विश्वास करे। ज़रूर करेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं दूसरी शादी करने को तैयार हूँ।
मगर ऐसे आदमी से जो मेरे बच्चों को एक सुरक्षित खुशहाल पारिवारिक जीवन दे सके, क्योंकि भौतिक सुविधाओं और नाना नानी के लाड प्यार के अलावा एक पिता का संरक्षण, अनुशासन और स्नेह बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। दिलीप ने एक गहरी सांस ली और बोला, आप ठीक कहती हैं। पिता का अभाव क्या होता है यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पापा मेरे जन्म से पहले ही गुजर गए थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। चाचा और मामा वगैरह ने संरक्षण और भरपूर प्यार दिया, लेकिन जिन पापा को कभी मैंने देखा ही नहीं, उनके बगैर आज मुझे अपना जीवन अधूरा लगता है। ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक रिश्ते अपनी अलग उस्मा, अलग अहमियत होती है और कड़वाहट किस रिश्ते में नहीं आती। सगे बहन भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन एक भाई की धोखा देने पर दूसरे भाई से तो कोई मुंह नहीं मोड़ता। फिर पति पत्नी के अलगाव को लेकर इतना हो हल्ला क्यों? रश्मि का कहना है कि आपकी प्रेम कहानी का दुखद अंत देखकर उसका प्यार मोहब्बत पर से विश्वास उठ गया है। अक्सर अखबारों में घर के पुराने नौकरों की गद्दारी की खबरें छपती रहती हैं, लेकिन उनको पढ़कर लोग नौकर रखना तो नहीं छोड़ते, न ही बीमारी के डर से बाजार का खाना। निशा जोर से हंसी। फिक्र मत करो, मैं रश्मि को अनित के व्यवहार और अपने अलगाव की वजह समझाकर उसका फैसला बदलवा दूंगी। कोशिश करता हूँ कि अगले टूर पर रश्मि को साथ ले आऊँ। नहीं ला सकी तो बच्चों की छुट्टियों में मैं दिल्ली आ जाऊंगी। तभी नौकर खाने के लिए बुलाने आ गया। चलने से पहले दिलीप ने पूछा कि क्या वह फिर बच्चों से मिलने को आ सकता है, और निशा के बोलने से पहले ही माँ पापा ने सहर्ष सहमति दे दी, चूँकि उसे उसी रात वापस जाना था। अगले रोज दिलीप निशा के लौटने से पहले ही आकर चला गया। कहता था 10 दिन बाद वह फिर आ सकता है। माँ ने बताया। निशा कहते कहते रुक गई कि हो सकता है तब उसके साथ रश्मि का टूर नहीं बनता तो वह स्वयं उससे मिलने जाएगी। वह जानती थी कि रश्मि के फैसले के पीछे उसकी व्यथा कथा ही नहीं, रश्मि की अपनी विदेशी बैंक की नौकरी का दर्द भी था। उसे समझाना होगा कि चंद साल के बाद जब सहकर्मियों और दोस्तों की शादियां हो जाएगी तो प्रभुत्व वाली नौकरी के बावजूद उसे लगने लगेगा कि वह नितांत अकेली, असहाय और अस्तित्वहीन है। एक शाम घर लौटने पर निशा ने देखा दिलीप बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। कुछ देर के बाद वह अंदर आया। रश्मि का टूर नहीं बनवा सके? उसने कुछ देर के बाद पूछा। बनवाने की कोशिश की ही नहीं, दिलीप ने सांस लेकर कहा। मुझे आपका यह तर्क समझ में आया कि बगैर आपके अलगाव की वजह जाने इतना अहम फैसला कैसे ले लिया और उसके घर वालों ने उसे कैसे लेने दे दिया। सही कह रहे हैं आप, निशा ने बात काटी। माँ तो मौसी को हर एक छोटी बात बताती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनित की असलियत के बारे में उन्हें ना बताया हो या मेरे लिए फिर से उपयुक्त वर तलाशने के लिए ना कहा हो। इससे तो यही जाहिर होता है कि रश्मि शादी ही नहीं करना चाहती। आपका अलगाव महज बहाना है। दिलीप हंसा। प्रभुत्व वाली नौकरी मिलते ही कुछ लड़कियां और माँ बाप घमंड में गलत सोचने लगते हैं। मैं मौसी और रश्मि से बात करूंगी, निशा ने आश्वासन के स्वर में कहा। आपकी मर्जी है। रश्मि की बचकानी मनोस्थिति जानने के बाद मेरी अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही है। वैसे भी वह कभी दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती और मुझे तो जहाँ तरक्की मिलेगी वहाँ जाऊँगा। दिलीप मुस्कुराया। बिल्कुल सही अप्रोच, यानी ज़िंदगी के प्रति सही रवैया है, निशा बोली। कितने दिन का टूर है आपका? अरे मैंने आपको बताया ही नहीं कि मेरी यहाँ नई ब्रांच में पोस्टिंग हो गई है। जाहिर है तरक्की पर हुई होगी, सो कुछ पार्टी वार्टी होनी चाहिए ना। ज़रूर, अभी चलिए किसी बढ़िया जगह पर डिनर लेते हैं। दिलीप फड़क कर बोला। बाहर क्यों, घर पर ही बढ़िया खाना बनवा लेते हैं। आज तो बाहर ही खाएंगे, घर पर तो आप रोज़ ही खाती हैं और जब यहाँ आ गया हूँ तो मैं भी अक्सर ही खाया करूँगा, बशर्ते आपको मेरे आने पर ऐतराज़ ना हो। अरे नहीं, ऐतराज़ कैसा, और हो भी तो माँ पापा के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। यह बताइए कहाँ चलना है ताकि उसके मुताबिक तैयार हुआ जाए।
वह तो आपको ही बताना पड़ेगा। ऐसी कोई जगह जहाँ बच्चे मौज मस्ती कर सके। हमारी मौज मस्ती तो जू आइलैंड में ही होती है, समर बोला। मगर वह तो अभी बंद होंगे। अभी सॉपर स्टॉप खुला होगा, वहीं चलते हैं, अमर ने कहा। वहाँ तो कपड़े मिलते हैं भाई, और हम खाना खाने जा रहे हैं, दिलीप हंसा। नहीं अंकल, आप चलिए तो सही, फिर देखिएगा कि वहाँ क्या क्या मिलता है। अमर समर दोनों बोले। वहाँ मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन सब इनके मतलब का। निशा हंसी। पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम या चाट। अरे वाह, चाट खाए जाएं, बहुत दिन हो गए। वही खाएंगे, आपको पसंद है ना? है तो, मगर बात तो कहीं बढ़िया खाने की हो रही थी। किसी और दिन, आज तो बच्चों की पसंद की जगह चलेंगे, दिलीप ने दृढ़ता से कहा। बाहर जाने और खाने के मौके तो अक्सर ही आते रहते थे, लेकिन निशा को बढ़िया खाना खिलाने का मौका नहीं आया, क्योंकि दिलीप बच्चों के बगैर कहीं जाता नहीं था और बच्चे फास्ट फूड वाली जगह जाने की ही जिद करते थे। धीरे धीरे दिलीप परिवार के सदस्य जैसा ही होता जा रहा था। रमेश जी रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, पैसे को कहाँ निवेश करना होगा वगैरह अहम मुद्दों पर उससे ही सलाह ली जाती थी। एसी की सर्विसिंग या वॉशिंग मशीन की मरम्मत वह सामने बैठकर करवाता था। हम तुम्हें छुट्टी के रोज भी चैन से नहीं बैठने देते, किसी न किसी काम के लिए बुला ही लेते हैं, एक रोज़ माँ ने कहा। अच्छा है, नहीं तो मुझे ही बिन बुलाए आना पड़ता, दिलीप हंसा। घर में अकेले बैठने की बजाय यहाँ आकर बच्चों के साथ मन बहला लेता हूँ। उनकी छुट्टी भी हंसी खुशी से कट जाती है और मेरी भी। जानती हैं माँ, बचपन में छुट्टी का दिन मेरे लिए बहुत बुरा होता था, क्योंकि सभी दोस्त छुट्टी के रोज़ अपने पापा के साथ खेलते थे। किसी के पास मेरे लिए फुर्सत नहीं होती थी। यही सोचकर छुट्टी का दिन यह भी बच्चों के साथ गुजारते हैं, मगर जितने खुश वे तुम्हारे साथ होते हैं, हमारे नहीं। उम्र का फ़र्क बहुत मायने रखता है, माँ ने कहा। आप ठीक कह रही हैं। दादाजी के साथ उतना मज़ा नहीं आता जितना चाचा जी के आने पर या छुट्टियों में मामा के घर जाने पर आता था। वे लोग तुम्हें शादी करने को नहीं कहते? वही नहीं, अब तो यहाँ के पास पड़ोस वाले भी कहते हैं, दिलीप हंसा। बस आप ही नहीं कहती, अगर कहूँ तो मानोगे? यह तो आपको कहने के बाद ही पता चलेगा, दिलीप फिर हंसा। इससे पहले कि माँ कुछ कहती, समर अमर पतंग लेकर आ गए और दिलीप उनके साथ व्यस्त हो गया। दिलीप के जाने के बाद माँ ने यह बात निशा को बताई। कहने में क्या जाता है, कह देना था, निशा हंसी। कैसे कुछ नहीं जाता? माँ ने तुनक कर पूछा। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? आपका ख्याल है कि वह मना कर देता? उसने नहीं, तूने मना करना था, क्योंकि उसने तो तेरा हाथ मांगना था और मुझे कहना पड़ता कि मैं अपनी बेटी की तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकती। तुम कुछ ज़्यादा ही अटकलें लगाने लग गई हो माँ। आपने यह कैसे सोच लिया कि दिलीप को मुझ में दिलचस्पी है? मेरे से ज़्यादा वह बच्चों और आप लोगों के साथ समय गुजारता है, तुझे खुश करने के लिए। वैसे तो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उसे बच्चों से बहुत लगाव है। वह तो है माँ, लेकिन अगर यह लगाव महज मेरी खुशी के लिए है तो मेरे खुश होने के बाद, यानी हमारी शादी के बाद, बच्चे बहुत दुखी हो जाएंगे और वह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि शादी के बाद दिलीप उनके बजाय मेरे साथ ज़्यादा समय बिताए, यानी इस रिश्ते से उनसे दिलीप अंकल ही नहीं, उनकी माँ भी छिन जाए, निशा बोली। और मुझे तो शादी अपनी नहीं, बच्चों की खुशी के लिए करनी है। बच्चों को तो दिलीप से ज़्यादा शायद ही कोई और खुश रख सके, निशा। और फिर दिलीप कोई अल्हड़ छोकरा नहीं, परिपक्व पुरुष है। वह ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें नहीं करेगा जिससे बच्चों को या तुम्हें कभी तकलीफ हो। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए माँ कि दिलीप की यह पहली शादी होगी। उससे संयम की अपेक्षा करना उसके साथ जाती होगी, और यह उम्मीद रखना कि दिलीप के साथ न्याय करने में मैं बच्चों के साथ अन्याय करूँगी, मेरे साथ जाती होगी, निशा ने समझाने की स्वर में कहा। मेरे लिए तो आप बगैर बाल बच्चे वाला दुहाजू ही देखिए। माँ निशा के तर्क को काट तो नहीं सकी, लेकिन दिलीप के जैसे सर्वगुण संपन्न दामाद को खोने का लोभ भी सवरण न कर सकी। उन्होंने
पति से बात की। निशा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने कहा। और फिर इस बात की भी क्या गारंटी है कि दिलीप यहाँ निशा के लिए ही आता है? बच्चों में अपना खोया बचपन ढूंढने नहीं। कभी तुमने सोचा है कि 30 की उम्र हो जाने के बाद भी दिलीप कुंवारा क्यों है? हो सकता है शादी ना करने की कोई मजबूरी हो। मैंने कहा कुछ सोचने लगी। मजबूरी होती तो वह मुझसे कहता नहीं कि मैं उससे शादी करने को कह कर तो देखूं। तो कह कर देखती क्यों नहीं? अगर उसने निशा का हाथ मांगा तो क्या कहूँगी? वही जो निशा ने तुमसे कहा है। अगर उसे निशा से शादी करनी है तो वह उसकी इस शंका का निवारण करना चाहेगा और इसमें मैं उसकी मदद कर दूंगा। कैसे? वह जब समय आएगा तो बता दूंगा। फिलहाल तो उसने तुमसे जो कहा है वही तुम उससे कह कर देखो। अगली बार दिलीप के आने पर मेनका ने कह ही दिया, तुम भी अब शादी कर लो दिलीप। अगर आप करवा रही हैं तो कर लेता हूँ माँ। करवा तो दूँ, मगर किससे? यह मैं कल बताऊँगा। दिलीप गंभीरता से बोला। मेनका चौंक गई। कल क्यों? क्या इसे कोई और लड़की पसंद है जिसे लेकर कल उनके पास आएगा कि इससे आप मेरी शादी करवा दीजिए? और वह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाएंगी। बाप बेटी का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाएगा। यही सब सोचते हुए उन्हें रात को बराबर नींद नहीं आई और सुबह उनका चेहरा उतरा हुआ सा था। माँ का ब्लड प्रेशर फिर ज़्यादा सा लग रहा है पापा, निशा ने सुबह नाश्ता करते हुए कहा। मेरी तो एक ज़रूरी मीटिंग है, सो मैं तो रुक नहीं सकती। लेकिन आप माँ का ब्लड प्रेशर चेक करवाने के बाद ही ऑफिस जाइएगा। मेनका कुछ प्रतिवाद कर सकती, इससे पहले ही रमेश ने कहा कि ब्लड प्रेशर तो मुझे भी चेक करवाना है, सो दोनों चले जाएंगे। निशा के जाने के कुछ देर बाद दिलीप आ गया। अंकल, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं प्लीज़? मैं आप दोनों से निशा जी और बच्चों की गैर हाजिरी में बात करना चाहता हूँ, दिलीप ने विनीत स्वर में कहा। जरूर बरखुरदार, कहो क्या कहना चाहते हो? जो कहना चाहता हूँ वह तो बहुत संक्षिप्त सी बात है, पर उससे पहले की भूमिका ज़रा लंबी है। कोई बात नहीं, निसंकोच होकर इत्मीनान से बताओ, रमेश ने बढ़ावा दिया। पहले चाय हो जाए? नहीं अंकल, बाद में। असल में मैं कई वर्षों से रश्मि से प्यार करता था, लेकिन वह शादी करना टाल रही थी। इसलिए मैं निशा जी से मिलने आया था कि वह रश्मि को समझाए, लेकिन निशा ने साफ मना कर दिया होगा। मेनका ने बात काटी। तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, इससे पहले कि निशा रश्मि से मिलती। रश्मि ने मुझे बताया कि वह प्रमोशन छोड़ देगी, लेकिन दिल्ली छोड़कर और कहीं नहीं जाएगी। चूँकि मुझे प्रमोशन और यहाँ की नियुक्ति मिल चुकी थी, इसलिए साफ जाहिर था कि वह मुझसे शादी करना नहीं चाहती। खैर, मैं यहाँ आ गया। समर अमर तो मुझे पहले रोज़ ही अच्छे लगने लगे थे। उसके बाद आप सभी ने मुझे परिवार का सा स्नेह और सम्मान दिया कि अब मैं इसी परिवार का अंग बनना चाहता हूँ। निशा जी के मुकाबले में मेरी नौकरी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। यह कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक में अफसर हो, भविष्य में और तरक्की करोगे, और फिर मेरी बेटी इन छोटी मोटी बातों को बिल्कुल तरजीह नहीं देती। मगर उसे तुमसे शादी करने में ऐतराज़ है। रमेश ने उसे निशा की कही बातें बता दी। निशा जी का ऐसा सोचना सही है, और जैसा माँ ने कहा है कि मैं परिपक्व पुरुष हूँ। बच्चों से मुझे बहुत लगाव भी है, इसलिए मैं उनकी उपेक्षा करना या उनकी कोमल भावनाओं को आहत करने की सोच भी नहीं सकता। उसी तरह निशा या हम लोगों को भी तुम्हारी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए बरखुरदार। रमेश ने बात काटी। बच्चों ने तुम्हें बताया ही होगा कि गर्मियों की छुट्टियों में वह मामा के पास लंदन जा रहे हैं। जी हाँ। दिलीप को इस प्रश्न का औचित्य समझ में नहीं आया। दोनों मामा मामी के पास जाने को इतने उतावले हैं कि अगर निशा साथ नहीं गई तो भी वह खुशी खुशी हमारे साथ चले जाएंगे। इस बीच तुम और निशा शादी कर लेना। अनुभव की बात बता रहा हूँ कि शादी के पहले 1-2 महीने तक नितांत एकांत की चाहत रहती है, फिर सब सामान्य हो जाता है, और वह एकांत हम तुम्हें दे रहे हैं। मैं आपके सुझाव या अनुभव को
गलत नहीं बता रही, मेनका बोली। लेकिन निशा कभी भी हमारी गैर हाजिरी में शादी करना नहीं मानेगी। मैं भी नहीं मानूंगा माँ, लेकिन शादी हम आपके लंदन प्रवास के दौरान ही करेंगे, यानी लंदन में। वहाँ मेरे चाचा और कई दूसरे रिश्तेदार भी हैं। वहाँ के माहौल में बच्चों को मेरा उनकी माँ के करीब आना बुरा नहीं लगेगा, और नई जगह और मामा के बच्चों के साथ घूमने में वह हमसे हर दम चिपके भी नहीं रहेंगे, कहकर दिलीप मुस्कुराया। शाम को निशा के आते ही रमेश जी ने सारी बात उसे बता दी। पहले तो निशा सकुचाई, लेकिन 2 दिन सोचने के बाद उसने दिलीप से शादी करने के लिए हामी भर दी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।